नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ आज फिर आपके सामने हूं। हम लोग रोज छत्तीसगढ़ के चुनावी नज़ारे से किसी एक पहलू को लेकर बात करते हैं। खुद हम लोग भी बहुत सी चीज़ों को चर्चा के दौरान समझ पाते हैं, आपके साथ इस बातचीत को साझा करते हैं। आपको ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। आज 4 तारीख हो चुकी है, शनिवार का दिन है। 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें बस्तर की 12 सीटें हैं। 8 सीटें राजनांदगांव संसदीय सीट की हैं, जिसमें राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिले आते हैं। लेकिन इसमें इन दोनों इलाकों का मिजाज अलग अलग है। बस्तर का मिजाज कुछ अलग है और राजनांदगांव संसदीय सीट के 2 जिलों का मिजाज कुछ अलग है। इसलिए हम उनको टुकड़ों में बांटकर बात कर रहे हैं। आज आप सुनिएगा बस्तर की 12 सीटों पर क्या हाल है। अब तो नाम भी वापस हो गए हैं। जिस पार्टी के जो बागी रहने थे मैदान में वो रह गए हैं। किसी दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी के जो कैंडिडेट जिस सीट पे रहने थे वो नज़ारा भी अब साफ हो गया है। तब हम एक एक करके बस्तर की 12 सीटों की बात करते हैं, जहां 7 तारीख को मतदान हो जाएगा। ये नक्सल प्रभावित इलाका है बस्तर का। यहाँ पर पिछले कई चुनावों से पहले मतदान में ही यहाँ पर मतदान होता है, कम सीटों पे होता है। तब तक चुनाव आयोग की मशीनरी बाकी ज़िले में बाकी काम अच्छे से संभाल पाती है। ये ज़िला पहले निपटा दिया जाता है ताकि सुरक्षा बल वापस जा सकें, दूसरे प्रदेशों में जा सकें या बाकी छत्तीसगढ़ में उनको तैनात किया जा सके। शशांक, बस्तर की 12 सीटों की हम बात करें तो पहले नंबर पे सीट अंतागढ़ की है जी। अंतागढ़ बड़ा चर्चित रहा है जी। हम पहले भी यहाँ पर बात कर चुके हैं, लेकिन जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको अंतागढ़ टेप कांड शायद याद भी हो, जहाँ पर कांग्रेस के एक उम्मीदवार थे। उन उम्मीदवार को कांग्रेस के ही एक नेता बेचने की कोशिश कर रहे थे, भाजपा के एक नेता खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ही नेताओं के परिवार के लोग भी उसमें शामिल थे। जो टेलीफोन की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी इस खरीद बिक्री को लेकर, उसकी आवाज़ों को सब लोग पहचानते थे। कम से कम मैं तो उसमें से अधिकतर आवाज़ों को पहचानता था। एक आवाज़ जो मैं नहीं पहचानता था वो भी लोगों ने बाद में बता दी थी कि ये किस नेता के बेटे की आवाज़ है जी। तो ये पूरा केस सामने था, सबके बड़ा चर्चा में आया था। भूपेश बघेल उस समय प्रतिपक्ष में थे जी। और अजीत जोगी इस पूरे खरीद बिक्री मामले के पीछे थे, ऐसी चर्चा थी जी। यहाँ के मंतूराम पवार, जिनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था जी। और मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मंतूराम पवार का जब खरीद बिक्री का नाम वापस लेने का, उम्मीदवारी छोड़ देने का मामला सामने आया, तो उसके बाद ही भूपेश बघेल को अजीत जोगी को पूरी तरह से उजागर करने और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर एक बड़ा अभियान चलाने का मौका भी मिला था जी। ऐसा था बिल्कुल। उन्हीं से ही पार्टी का बाहर जाने का रास्ता पर वो किए, इसी सीट से, यानी इस सीट से विधानसभा में कोई भी जाए जी। अजीत जोगी इसी सीट से कांग्रेस के बाहर गए थे। ऐसे दिलचस्प सीट है ये जी। तो अंतागढ़ सीट, शशांक आप बताएं, अंतागढ़ सीट में क्या हाल है? देखिए, आज कल शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। हाँ, प्रचार बंद हो जाएगा। हाँ। फिर डोर टू डोर संपर्क वाली बात रह जाएगी। हाँ। 7 तारीख को मतदान है। बाहरी लोग भी बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, यानी वहाँ केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के लोग बचेंगे। सारे नेताओं की विदाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपका कहना यह है कि कल शाम को पूरे बस्तर से बाहरी नेताओं की विदाई हो जाएगी। अच्छा। और कल प्रधानमंत्री की सभा थी कांकेर के इलाके में, कांकेर में। आज राहुल गांधी की जगदलपुर में सभा थी। हाँ। सीएम जगह तक सभा ले चुके हैं। टीएस सिंहदेव सभा ले रहे हैं, स्मृति ईरानी और भी बड़े नेता कांग्रेस और भाजपा के जुटे हुए हैं। अंतागढ़ में थोड़ा सा अलग इसलिए मामला है क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक बागी हैं। अच्छा। हमारा राज पार्टी, सर्व आदिवासी समाज, इनको समर्थन थे।
ये मौजूदा विधायक विधायक कौन हुए? अनूप नाग अनूप नाग, जी, ये विधायक थे। मौजूदा विधायक। कांग्रेस पिछला ने विधायक पिछला जो विधानसभा चुनाव कैसे जीते थे? ये ठीक ठाक जीते ठीक ठाक से जीते थे। और कुछ लेकिन वो इनकी पत्नी भी, मैं बता चुका हूँ कि इनकी पत्नी भी कांग्रेस की नेत्री है और पहले से जुड़ी है। ये सरकारी सेवा से आए हैं। हाँ, टिकट मिले और अच्छे वोटों से जीते थे। हाँ, अब उनकी जगह कांग्रेस ने रूप सिंह पोटाई को चुनाव मैदान में उतारा है। और भाजपा से परंपरागत पुराने विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे विक्रम उसेंडी चुनाव मैदान में। भाजपा के एक बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं। अब इन सब के बीच में मंतूराम पवार अंतागढ़ टेपकांड से चर्चा में रहे। हाँ, विधायक रहे हैं और वो भी निर्दलीय मैदान में हैं। तो वो जोगी कांग्रेस से क्यों नहीं है? उस समय तो जोगी जी से बड़ा जोगी इससे टेलीफोन अलग पे हो गया था। अच्छा, अलग हो गए थे उसके बाद। अच्छा, तो खैर, अब इसमें अब चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले तक ये स्थिति देख रही है कि जैसे अनूप नाग को ये अंदाज लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे, जैसे कांग्रेस के लोग मान रहे थे। हाँ, लेकिन उन पिछले 5 साल में कांग्रेस के नेताओं के बीच वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो कांग्रेस के बड़े नेता या कुछ छोटे बड़े नेता उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा प्रभावी भूमिका में दिख रहे हैं। अनूप नाग से जुड़े हुए हैं। अनूप नाग पार्टी के खिलाफ बागी कैंडिडेट बने हैं। हाँ, लेकिन पुराने संबंध जो हैं रातों रात खत्म नहीं होते। तो बड़े नेता सीधे ना जुड़े हुए, लेकिन छोटे कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए, जिनको 5 साल में उन्होंने किसी न किसी तरीके से मोबिलाइज किया हो, मदद की हो, ये इस तरह की बातें हैं। उसका सीधा नुकसान थोड़ा सा रूप सिंह पोटाई को दिख रहा है, ऐसा, क्योंकि वो नए हैं। थोड़ा सा एक ये बात आई थी कि वहाँ दुर्गा प्रतिमा को लेके कुछ विरोध हुआ था, जिसका पोटाई भी समर्थन नहीं किए थे। बंगाली समाज का, बता दूं कि पखांजूर इलाके में बंगाली समाज काफ़ी है, अंतागढ़ विधानसभा बड़ी संख्या में। हाँ, और मतदाता अपन एक बार चर्चा कर चुके हैं, 70-75 हज़ार के आसपास हैं। हाँ, काफ़ी हैं। तो जब प्रत्याशी चयन में भी इनकी राय, बंगाली नेताओं की राय भी ली जाती है, कैसे यह रहेंगे, इस तरह की बातें थी। तो पोटाई का नाम तो आ गया था, लेकिन अब समाज से उतना समर्थन दिख नहीं रहा है। ये बतलाइए, ये रूप सिंह पोटाई आदिवासी हैं जी, बस्तर के हैं जी। बंगाली समाज से प्रतिमा वाला विवाद क्या था? मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है, मोहला मानपुर का इलाका जो है जी, वहाँ पर भी लोगों ने, आदिवासियों ने जी, देवी प्रतिमा बैठाने का विरोध किया था, क्योंकि देवी जो है महिषासुर को मारती दिखती है प्रतिमा में। जी, उनका मानना है आदिवासियों का कि महिषासुर जो है मारने लायक नहीं है। जी, उनको वो अपना नेता या अपना देवता मानते हैं। जी, कहीं कहीं पे बस्तर में महिषासुर की पूजा भी होती है। जी, कहीं कहीं अरविंद नेताम जी ने कहा था मुझको कि महिषासुर को भैंसासुर भी बोलते हैं वहाँ पे, और खेतों में पूजा होती है। तो जो मोहला मानपुर के इलाके में था, ये हर साल प्रेस नोट जारी करते हैं कुछ आदिवासी संगठन कि आप ऐसी प्रतिमा यहाँ मत बैठाइए दुर्गा की जो कि महिषासुर को मारते हुए दिखे। ये आदिवासी मूल्यों के, संस्कृति के खिलाफ है। ये उसी तरह का मामला है यहाँ? उसी तरह का मामला है, लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ बंगाली समाज की अच्छी खासी समझ, तो विरोध उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे, जिस तरह का विरोध मानपुर मोहल्ला इलाके में है। ठीक ठीक, ये बहुत थोड़ा अच्छा, ये लेकिन विवाद कुछ उसी किस्म का है, कुछ इसी किस्म का रहा है अभी। तो किसी ने मुझको ये बतलाया कि रूप सिंह पोटाई, जिनको कांग्रेस ने टिकट दी है इस बार, इन्होंने एक समय प्रतिमा का ऐसा विरोध किया था। इस तरह की चर्चा है, खुल के कभी बात की सामने नहीं आई। अच्छा, इस तरह की कोई बात है। अब चुनाव में बहुत सारे गड़े मुद्दे उतरते भी हैं। तो लेकिन वहाँ चूंकि बंगाली समाज गड़े मुद्दे उखड़ते हैं और कई लापरवाह नेता दफन होते हैं। चुनाव में दोनों चीज होती है, यानी चुनाव खत्म होने के बाद कब्रिस्तान की आबादी बराबर रहती है। कई गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, कई जिंदा नेता दफन हो जाते हैं। और इन सब के बीच में अच्छा, चूंकि दुर्गा प्रतिमा, दुर्गा के मानने वाले बंगाली समाज में बहुत लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी थोड़ी आ रही है। बहुत लोग नहीं, मेरे से गलत निकल गया मुंह से, 100% बंगाली, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, 100% बंगाली दुर्गा को मानते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा में वहाँ का कोई मुस्लिम, कोई ईसाई उससे अलग नहीं रहते। बिल्कुल।
तो अब इस इलाके में थोड़ा इनकी भी दखल दिख रही है मंतू राम पवार की। ऐसा बिल्कुल। तो कुल मिला के अच्छा, विक्रम उसेंडी के साथ ये है कि कभी विवाद नहीं रहा उनके साथ, ऐसा भाजपा के, मतलब प्रदेश अध्यक्ष रहे हो या वो किसी और भी सांसद रहे हो, तो जमीनी आदमी है। अच्छा। संपर्क है। अच्छा, पहले क्या है, अंतागढ़ का इलाका नक्सल प्रभावित था। हाँ, कोयली बेड़ा और भी मिला के, लेकिन अब वो धीरे धीरे नक्सलियों की मतलब वहाँ से दबे हैं। कुछ उस तरह का पहले जैसा माहौल नहीं है। तो वोट थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, वोट इस भी बार। ज़्यादा हो सकते हैं, और इनको थोड़ा सा अभी मामला फंसा हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा ये बागियों के आने से ये विक्रम दिलचस्प उसेंडी हो गया है। हाँ, दिलचस्प हो गया है। और थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे भाजपा के नेता। हाँ, एक हाँ, जो मौजूदा कि जो स्थिति बागी जो हैं इनसे खतरा कांग्रेस को अधिक दिख अधिक रहा है। दिख रहा है। तो भाजपा के लिए यहाँ पे एक राहत की बात बिल्कुल है बिल्कुल कि जो आग लगी है वो कांग्रेस के घर में लगी है, बिल्कुल और भाजपा का घर थोड़ा दूर है उससे, ऐसी हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हुई अंतागढ़ की। अब अगली सीट पे हम आते हैं, कांकेर। जी कांकेर बड़ी दिलचस्प सीट है। कांकेर से बहुत सारे नेता जी कांग्रेस के और भाजपा के सांसद रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, जी। विधायक, सांसद, वहां से बहुत सारे बड़े बड़े नेता रहे। नेताओं का परिवार, उनके परिवार के कई लोग वहां से रहे, बिल्कुल। और लोग बहुत सारे रहे। गंगा पोटाई और भी दूसरे मंत्री गंगा रहे। पोटाई, बहुत सारे बहुत नाम senior leader। लंबे समय से मैं देखते आ रहा हूँ। अभी ये जो फूलो देवी नेताम है, ये कहाँ की हैं? तो केस काल की हैं। वो केस काल की हैं। बिल्कुल। ये बतलाइए, यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं शंकर ध्रुवा हैं, जी भाजपा के आसाराम नेताम हैं। जी हाँ, ये और मैं थोड़ा सा बता दूं, ये कांके ये यहाँ से शिशुपाल सूरी विधायक थे। हाँ, हमने इंटरव्यू भी किया था। रिटायर्ड आईएएस थे, जी। बड़ा मीठा बोलते हैं, शांत मिजाज के दिख रहे थे। संसदीय सचिव भी थे वो। सचिव भी थे, और उनके टिकट काट के शंकर ध्रुवा को दिए गए, जो पुराने विधायक थे। अच्छा पहले शंकर ध्रुवा के टिकट काट के शिशुपाल सूरी को दी गई। अच्छा, पराठा पलट रही है बस- कांग्रेस बस, वहाँ। वहाँ पे पराठा पलट। यानी अगले बार हो सकता है कि शिशुपाल सोरी को फिर मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा से आशाराम नेताम जनपद के सदस्य रहे पहले, और इनकी टिकट पहले ही डिक्लेयर हुई थी 2 महीना पहले से। नए हैं, युवा हैं, और साख इनकी अच्छी, संघ की पसंद है, हाँ, और दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं। तो ये दौरा अच्छा खासा कर चुके हैं। पूरे 2 राउंड करीब हो चुके ये हैं। आशाराम नेताम, आशाराम नेताम। इनका नाम पहले आ गया पहले था, नेताम। फर्स्ट लिस्ट में था। फर्स्ट लिस्ट में था। फर्स्ट लिस्ट में, जिसमें बस्तर के भाजपा 2 ने थे। अपने 21 टोटल लॉस वाली सीटों को उतारा था। जी, उसमें से बस्तर से 2 थे, इसमें से एक कांकेर और एक बस्तर की सीट थी। अच्छा, तो खैर, अब ये चुनाव आसाराम नेताम, और कल प्रधानमंत्री की सभा थी। हाँ, अच्छी खासी भीड़ भी थी। मुझको जो पता लगा है, प्रधानमंत्री की सभा का कल का 45,000 कुर्सियां लगी थी, जी जो पूरी भरी थी। उन कुर्सियों के पीछे जो जगह थी वो करीब 15,000 थी, और उनके बाहर सड़कों पे 10 से 15,000 लोग थे। जी मुझको एक अंदाज ये मिला है कि 70,000 लोग वहाँ प्रधानमंत्री की सभा में जुटे थे। एक बात याद रखने की जरूरत है, प्रधानमंत्री की इसके पहले की सभा जगदलपुर में हुई थी, शायद ऐसा ही था। जगदलपुर में उस दिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे बस्तर को बंद रखा था, ऐसा ही था। बिल्कुल, पूरे बस्तर को बंद रखा था। ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की सभा फ्लॉप हो जाएगी। कांग्रेस ने पूरा बस्तर बंद रखा था, हुआ उल्टा। मुझको पता लगा कि पूरा जगदलपुर शहर का बाजार बंद था। जी तो व्यापारी, कारोबारी, उनके कर्मचारी, तमाम लोग जो हैं वो पहुंच गए, और सभा स्थल लबालब हो गया। जी यानी आप देखिए कि आपने प्रधानमंत्री की सभा को फ्लॉप करने के लिए बस्तर बंद किया, उसने प्रधानमंत्री की सभा को कामयाब कर दिया। बिल्कुल। इसी को मोदी का जादू कुछ लोग कहते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, अभी बोलना नहीं चाहता, बाद में बताऊंगा। तो हम कांकेर की बात कर रहे थे। कांकेर में प्रधानमंत्री की सभा थी। जी उनका भाषण मैं सुन रहा था कल, प्रधानमंत्री का। जी उन्होंने कोई ठोस बात नहीं कही। नहीं, ठोस बात नहीं कही। मैं इस पे आ रहा हूँ कि वो हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री की पहले वो न सिर्फ कांकेर की थी, बल्कि आसपास के विधानसभाओं के लोग भी आए थे। ठीक। ठीक। अब
एक बार याद आ रहा है कि इंदिरा जी की सभा हुई थी, हाँ। ऐसे विधानसभा चुनाव में। हाँ। कांग्रेस प्रत्याशी थे बाल सिंह सोढ़ी वगैरह। अच्छा। और तो कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ निर्दलीय थे शायद आत्माराम ध्रुवा। हाँ। तो कांग्रेस प्रत्याशी हार गए थे उस इंदिरा गांधी की इस सभा सभा के होने के बाद भी। तो ये आकलन है कि प्रधानमंत्री की सभा हो गई तो जीत जाएंगे, इस तरह का कुछ नहीं। बहुत जागरूक इलाका है, ऐसा? बहुत समझ सुन। अच्छा, इससे आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा होने के बाद न जीते भाजपा का उम्मीदवार, तो हैरानी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा जब 2013-14 में काफ़ी मतलब सैलाब था उनके पीछे में, हाँ। मतलब हाँ, चरम उनका- थी, वो उनकी लोकप्रियता चरम थी। उनकी सुनामी चल रही हाँ, थी। उस समय 2-3 जगह प्रदेश में सभा थी। उस समय कहीं सभा फ्लॉप हुई थी तो कांकेर में हुई थी, ऐसा? पूरी कुर्सियां नहीं भरी थी। तो इस मामला मैं तो वही देख रहा था कि भीड़ कितनी रहती है। हाँ। तो भीड़ इस मामले में अच्छी रही, बहुत अच्छी आपको रही। पुरानी बातें याद बहुत हैं। नरेंद्र मोदी को यह सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी खाली सभा की याद आप करके रखते हो। बड़ा खतरनाक हो सकता है आपके लिए याददाश्त का इतना मजबूत होना। तो अब ये कांकेर के ऊपर हम आए तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा दो उम्मीदवार आपने बताए। जी, हमारा राज पार्टी है के भी उम्मीदवार हैं और अन्य दल के, लेकिन ये लोग हमारा राज पार्टी 7 उम्मीदवार 7 जगहों पे 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़ा किए। अच्छा। बाकी जगह ज़्यादा जोर है। ऐसा? हाँ, और यहाँ उतना नहीं है। यहाँ तो मोटे तौर पे जो 2 माहौल दिख रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप कह रहे हैं कि हमार राज पार्टी का कांकेर में ज़्यादा जोर नहीं दिख रहा है। जी। क्यों होगा ऐसा? नेतान जी भानु प्रतापपुर पे ज़्यादा केंद्रित कर रहे होंगे, या क्योंकि नई पार्टी है, अभी नई अस्तित्व में आए, संगठन सब चीज़ से हिसाब से देखा जाए। बीजापुर में अच्छा संपर्क कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह के हैं। तो खैर यहाँ नहीं, तो मैं थोड़ा सा इस पे खुलासा चाहता हूँ। जी कांकेर जो कि नेताम जी के परिवार का शहर रहा, जी वहाँ से कई लोग ये लोग सांसद विधायक मंत्री रहे, जी। वहाँ पे आपका कहना है कि हमार राज पार्टी जो कि नेताम जी की पार्टी है ज़्यादा ताकत नहीं लगा रही है, ऐसा अंदाज है? लगाती दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही है। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बात दिलचस्प है अगर होगी तो। मेरे को एक जानकारी है यहाँ की। जी। यहाँ से शायद अरविंद नेताम जी की समधन उन्होंने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया है किसी पार्टी से, और मुझको कुछ गोपनीय सूत्रों से ऐसा पता लगा है कि नेताम जी की समधन ने उनसे अनुरोध किया था कि आप यहाँ पे खड़ा मत कीजिए कांकेर में। ऐसा मुझको पता लगा है, ये बात सच है या नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन समधन की बात को कोई भी टालते नहीं है आम तौर पर। तो अगर नेताम जी यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं हमारे राज पार्टी के लिए, तो इसको हमको लापरवाही नहीं मानना चाहिए। ये एक परिवार के भीतर की बात है। बिल्कुल। और समधन को महत्व अगर वो दे रहे हैं तो इसको किसी को बुरा इसका नहीं मानना चाहिए। सीटें तो 90 हैं, बाकी कहीं भी जीत सकते हैं। और बताइए कांकेर के बारे में। और यहाँ क्या है, शहर में, शहरी इलाकों में इसने जो भाजपा की थोड़ा माहौल अच्छा बना है, क्योंकि नगरीय निकाय, नगर निगम के निकाय के चुनाव में लगातार हारती रही है नगर, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल बदला दिख रहा है। कौन यहाँ हारती रही है? कांग्रेस, भाजपा लगातार हारते रही है। और लेकिन इसका जो बड़ा इलाका है नरहरपुर इलाका, हाँ, तो वो लगा हुआ है। हाँ, वहाँ वो खालिस कांग्रेस का बेल्ट माना जाता है। अच्छा। तो हो गया रहा है कि वहाँ से शंकर ध्रुवा 2 बार जनपद अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत मिलनसार हैं। शंकर ध्रुवा भी जैसे बहुत मिलनसार है, जैसे सोरी जी विनम्र थे वैसे ही ये भी हैं। वैसे ही हैं। तो लेकिन भाजपा ने वहाँ ताकत झोंकी है इस बार। अच्छा। कि इस बार किसी भी तरह के ये सीट को कब्जा करने के लिए। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात बतला रहे हो। शिशुपाल सोरी बड़े विनम्र थे जिनको हमने यहाँ पे देखा। जी। शंकर ध्रुवा भी विनम्र हैं ऐसा आप कह रहे हो। बिल्कुल। किसी पार्टी के 2 नेता एक इलाके में दुष्ट रहे ऐसा तो कई जगह देखने मिलता है। जी। किसी पार्टी के 2 नेता एक इलाके में सज्जन रहे, विनम्र रहे, ऐसा कम होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस में तो हम 2-4 सीटों में तो ऐसा है मतदाताओं के पास विकल्प नहीं है जी। कि सांपनाथ को दें, कि नागनाथ को दें, कि बिच्छू को दें, कि दुष्ट को दें, कि भ्रष्ट को दें, ऐसी दुविधा
कांग्रेस के लिए ही नहीं, कई पार्टियों के लिए वोटरों के मन में आ जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है, कांकेर के लिए गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास वहाँ पे दो विनम्र कैंडिडेट हैं जी, और बारी बारी से दोनों को दे रही है जी, यानी विनम्रता जो है उसको बारी बारी से मौका मिल रहा है। बिल्कुल जी, और बताएं कांकेर के बारे में। थोड़ा से ये पूरी ताकत झोंकी है कांग्रेस के इलाकों में थोड़ा पैर जमाने के लिए अभी। और ये इसके अलावा सीएम भी लगातार उधर दौरा किए हैं। ऐसा? हाँ। अच्छा। और इन सब के बीच में अभी कांग्रेस के जो टिकट के और दावेदार थे, हाँ, वो नाराज चल रहे हैं अभी। ऐसा? वो अभी शांत पूरी तरह से नहीं हो पाए हुए हैं। हाँ, काफ़ी मनाने की कोशिश हुई, दिखावा पूरा दिख भी रहा है एक्टिव, लेकिन वो उत्साह जैसी बात नहीं दिख रही। यानी वो बारात में जैसे फूफा हो जाते हैं उस टाइप का फूफा कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा? बिल्कुल। तो अब ये मामला थोड़ा सा कांकेर का मुकाबला एकदम ऐसा कड़ा हो गया है। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कांकेर की अगली सीट है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर सीट कई हिसाब से मायने रखती है, जो मुझको जुबानी याद है। भानु प्रतापपुर से मनोज मंडावी विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, पिछला विधानसभा चुनाव जीत के आए थे। उनको विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। मनोज मंडावी अच्छे नौजवान थे, सक्रिय रहते थे, जितना मैं जानता हूँ इतना ही जानता हूँ। वहाँ से पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो एक नेता थे वहाँ के, कोमल हुपेंडी, उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, ज़्यादा वोट नहीं पा सके थे। आम आदमी पार्टी की शायद 85 उम्मीदवार खड़े थे, सभी में जमानत जब्त हो गई थी, ऐसा था। लेकिन कोमल हुपेंडी वहाँ पे सक्रिय रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं आज, उस समय नहीं थे। आज पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, लगातार 5 साल से लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। फिर हुआ यह कि मनोज मंडावी गुजर गए, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को कैंडिडेट बनाया, जो कि जीत गई। वहाँ सत्ता ने पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डेरा ही डाल दिया था एक किस्म से, बड़ी ताकत लगाई थी। सावित्री मंडावी जीत गई चुनाव वहाँ से। वहाँ पर लेकिन एक चीज़ थी उल्लेखनीय, शशांक को याद होगा ज़्यादा, कि वहाँ सर्व आदिवासी समाज नाम का एक आदिवासी संगठन था जो राजनीतिक पार्टी नहीं था। अरविंद नेताम उससे जुड़े हुए थे। उससे सोहन पोटाई जैसे भाजपा के सांसद नेता भी जुड़े हुए थे, हाँ। जो नहीं रह गए हैं आज। ऐसा ही है, बिल्कुल। उन्होंने अकबर राम कोर्राम नाम के एक रिटायर्ड अफसर को वहाँ से कैंडिडेट बनाया था सर्व आदिवासी समाज ने। उन्होंने 23,000 या उससे ज़्यादा वोट पाए थे वहाँ से, ऐसा ही था। जी बिल्कुल। अब सर्व आदिवासी समाज जो है वो एक राजनीतिक दल बन के हमर राज पार्टी बनकर सामने है, और हमर राज पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट उतारा है अकबर राम कोर्राम को ही, जो पिछले चुनाव में 23,000 पा चुके। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी नहीं लड़े थे। बिल्कुल। अब क्या गणित रहेगा शशांक वहाँ? जी, अभी देखिए क्या है कि भानु प्रतापपुर में निर्दलीय और इसके लिए काफ़ी स्कोप रहा है पहले भी। पिछले चुनावों में जैसे 23,000 जैसे बता रहे हैं कि अकबर राम कोर्राम पाए, पूर्व IPS है। और इस बार क्या हुआ है कि उपचुनाव के पहले उपचुनाव जीतने के लिए जितने डेवलपमेंट काम स्वीकृत वगैरह हुए थे, वो काम काफ़ी प्राथमिकता से हुए, और ये पति के निधन के बाद बहुत सक्रिय भी रही। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और लोगों की सहानुभूति भी जुटी, और खुद भी अच्छी हैं, टीचर शिक्षक रही हैं, शिक्षिका। अच्छा, तो इन्होंने अपना पहले राजनीति में नहीं थी, लेकिन उसके बाद आई हैं तो पूरी सक्रियता दिखाई है। ऐसा। और उपचुनाव के पहले आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ने खूब काम भी करवा दिया था, तो इनका सबका फायदा मिलता दिख रहा है, इनके पक्ष में रहेगी। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी और भाजपा का एक चरामा बेल्ट है, जो आप जाएंगे तो एक चरामा पट्टी है, काफ़ी कुछ पे भी OBC वगैरह मतदाता बड़े पैमाने पे है। अच्छा, तो अच्छा होल्ड है भाजपा का पर। तो ये भी अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी का जो कोमल हुपेंडी युवा है, और तकरीबन हर गांव में संगठन को खड़ा करने में मजबूत कर, पूरे बस्तर में मजबूत, विनम्र भी हैं, कम से कम मैंने जितने बार बात की है विनम्र हैं। और अकबर राम कोर्राम पिछली दमदारी से लड़े थे, हाँ, तो बिना साधन के, कोई साधन नहीं था। कोई साधन नहीं था।
और सत्ता उपचुनाव लड़ रही थी, जो बहुत बड़ी बात होती है। आज तो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी 90 सीटों पे उतनी ताकत नहीं लगा सकती जितनी एक उपचुनाव में लगा सकती है। तो कुल मिला के बहु को तीन त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। हाँ, अब देखना है, कुल मिला के अच्छा मुकाबला होगा ऐसा जी। अभी हम कोई भविष्यवाणी यहाँ को लेकर ना करें, लेकिन मुकाबला अच्छा है। 4 कैंडिडेट रहने से आखिरी तक लोगों की सांस बंधी रहेगी। बिल्कुल। अगला कोंडागांव जिले का केशकाल आपको याद होगा, रायपुर से जगदलपुर जब सड़क के रास्ते जाते हैं तो केशकाल की घाटी पड़ती है। ये वही इलाका है, ये वही इलाका है केशकाल की घाटी का। इसको लेकर खबरें आती है। मैंने अभी थोड़े ही दिन पहले वहाँ के वीडियो देखे, पूरी सड़क टूटी फूटी थी घाटी की, पूरा धूल से भरी हुई थी, बहुत बुरा हाल था। आए दिन वहाँ ट्रैफिक जाम होता है ऐसा। बिल्कुल। वहाँ के वीडियो आते हैं, ट्रकों की कतारें कई किलोमीटर तक लगी हुई हैं। क्यों होता है मुझको नहीं मालूम है, मैं उतनी बारीक जानकारी बस्तर की नहीं रखता। यहाँ पर लेकिन कांग्रेस के, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के, हमर राज पार्टी के इन 4 के कैंडिडेट तो हैं ही, और भी छोटे कोई कैंडिडेट हो सकते हैं। मुझको यहाँ के घाटी से ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी जानकारी शशांक देंगे। क्या है शशांक केशकाल सीट का हाल? मौजूदा विधायक हैं 2 बार के संतराम नेताम, विधानसभा उपाध्यक्ष। ये मनोज मंडावी के बाद इन्हीं को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया था। बिल्कुल। हाँ, और भाजपा से रिटायर्ड IAS रिटायर के नौकरी छोड़ के आए हैं नीलकंठ टेकाम है जी। ये वही हैं जिनका ऐसा बंद गले का कोट पहने हुए एक फोटो आता है, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में इन्होंने कलेक्टर रहते हुए पहना होगा। जी बिल्कुल। और लेकिन उस कोट को देख के बस्तर के आदिवासी बितकेंगे नहीं इनको वोट देने के लिए? उन्होंने हुलिया चेंज भी कर लिया तब ठीक है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी से जुगल किशोर करके हैं, एक उम्मीदवार हैं। और हमारे रास्ते से शिव नेताम और भी उम्मीदवार हैं। ये शिव नेताम कौन हुए? नहीं, वो दूसरे शिव नेताम हैं। आप अरविंद नेताम के भाई की तरफ इशारा करें, वो नहीं है। दूसरे हैं। असल में नाम थोड़ा पहचाना बिल्कुल मैं देख रहा था। तो ये संतराम नेताम के बारे में बता दूं कि वो जो सड़क वाली बात कह रहे हैं, सड़क पहले से भी उस इलाके में काफ़ी मुद्दे में रहा है। संतराम जुझारू व्यक्ति हैं। और उनकी साख भी अच्छी है। एक सड़क को लेके तो वो उन्होंने खुद ही काम शुरू कर दिया था, कुदाली लेके। अच्छा। बहुत पहले वो पूरी बन पाई कि नहीं बन पाई? बाद में स्वीकृत हुआ, वो कराया भी। बड़े राजपुर से विश्रामपुरी तक का इलाका था। ये इसी सरकार के समय का था? स्वीकृत पिछले सरकार। पिछली सरकार। तो एक उदाहरण है कि वो बहुत सक्रिय रहते हैं। और जिस दिन ऐसा था कि जिस दिन विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई, वो अपना बैग लेके निकले, क्षेत्र में चले गए और गांव में रात गुजारना, गाँवों के बीच रहना, इतना। ये अभी इस बार का बोल रहे हैं? इस बार का। लेकिन ये कुदाली से सड़क खोदने वाला कितने साल पहले का है? पिछले सरकार के समय, पिछले सरकार के आखिरी कार्यकाल में। आखिरी कार्यकाल का। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने कुदाली से पूरा रमन सरकार के लिए गड्ढा ही खोद दिया? उस तरह का कुछ माहौल तो बना था उन्होंने। लीड काफ़ी बढ़ी उनकी विधानसभा में। तो ये क्या है, भाजपा से जो IAS अफसर जो बने, कोंडागांव कलेक्टर रहे नीलकंठ के टेकाम, उसी कोंडागांव जिले के तहत आता है। तो उन्होंने भी अपना पैच अच्छा बना के रखा था। उन्होंने अपनी फसल, वोटों की फसल के लिए अच्छे से जुताई वगैरह करके रखी है खेतों की, और अच्छी टक्कर दे रहे हैं। ऐसा? हाँ। अब पिछले बार के मुकाबले इस बार उनको ज़्यादा मुश्किल सामना करना पड़ रहा है संतराम नेताम को। अच्छा, क्योंकि वो जो बता रहे हैं बाईपास सड़क वाली मार्ग, वो आज भी मुद्दा है। ऐसा? हाँ। अब क्योंकि वो सड़क बनी नहीं है। तो मैं तो देखता हूँ, मेरे जितने दोस्त बाहर से, देश भर से आ रहे हैं पत्रकार, कोई आते हुए मिलते हैं, कोई जाते हुए मिलते हैं, कोई अधिक मेहरबान रहते हैं, दोनों समय मिलते हैं। जो बस्तर जाके आते हैं, इस सड़क के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि बड़े नेता जो हैं सत्ता के, वो हेलीकॉप्टर से आते जाते हों, उनका ट्रैफिक जाम ना होता हो, हेलीकॉप्टर बहुत नहीं बढ़े हैं, इसलिए शायद ये सड़क नहीं बन पा रही है। बिल्कुल। और ये आम आदमी पार्टी वहाँ सक्रिय रही है। जैसे कोमल हुपेंडी
और उनकी टीम काम करती थी, हाँ, उसी तरह के कुछ जगहों में अच्छी सक्रियता दिख अच्छा, रही है। बहुत अच्छी बात है। तो ये भी कुछ थोड़ा बहुत तो कुल प्रभावित मिला के करने- आप जो बता रहे हैं यहाँ से 4 कैंडिडेट तो हैं ही, बिल्कुल। इनसे अलग और भी होंगे हाँ, कुछ वहाँ हाँ। पे, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, शायद 10 कैंडिडेट हैं वहाँ पे, जी। तो 6 तो और होंगे ही, बिल्कुल। हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन 4 पार्टियों के 4 कैंडिडेट हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, केसकाल की जो घाटी है उसकी जो खराब सड़क है वही वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ के विपक्ष में रहते हुए यहाँ के संत राम नेताम ने जी। कुदाली उठा ली थी तो पूरी की पूरी सरकार खुद गई थी। इस बार सरकार अपना ध्यान रखे। हम आते हैं कोंडागांव। जी। इसी सीट का जो जिला मुख्यालय है कोंडागांव, उसकी सीट है। जी। ये सीट बड़ी दिलचस्प और बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अभी तक, कुछ महीने पहले तक, जी। मोहन मरकाम, जी। वो शतरंज की बिसात पे ऊंट की तरह तिरछा चलते थे भूपेश बघेल से। जी। ऐसे ही था, बिल्कुल। कभी ऊंट जैसा चलते थे, कभी घोड़े के जैसा ढाई घर चलते थे, और भूपेश से उनका तनाव चले रहता था। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी को रखने या हटाने के लिए, किसी और काम के लिए, बिना पीएल पुनिया को बताए राहुल गांधी से, अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के, उनसे मिल लेने के लिए। जी। लेकिन जुझारू व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे तो ये मोहन मरकाम पूरा 25-30 किलोमीटर राहुल के साथ आराम से चल लेते थे, बिना जरा भी पैर वैर दबाए हुए। बिल्कुल। बिल्कुल। उनका मानना है कि वो 45-50 किलोमीटर तक अपने इलाके में एक एक दिन में कई बार चलते नहीं, हैं। वो ऐसा कोंडा नवरात्रि के समय कोंडा गांव से दंतेश्वरी मंदिर तक पद यात्रा करते हैं, तो ऐसा? उतना वो करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ। तो वो उसके बाद में जब भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया, जी। तो भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से छुटकारा पाया, जो कि लंबे समय से उसका इंतजार हो रहा था। मोहन मरकाम को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा के भूपेश के 1 दर्जन मंत्रियों में से एक मंत्री बना दिया गया। जी। खुश थे मरकाम, मैंने देखा था बंद गले का कोट पहनकर पत्नी बेटे के साथ भूपेश के साथ फोटो खिंचा रहे थे। अब यहाँ से कोंडागांव से कैंडिडेट हैं, भाजपा की कैंडिडेट यहाँ से हैं लता उसेंडी। लता उसेंडी पहले यहाँ पे विधायक रह चुकी हैं। इनके बारे में एक बात बतला दूं, छत्तीसगढ़ में भाजपा के 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी। पहले केवल एक थे, डॉक्टर रमन सिंह। जी। अभी कुछ महीने पहले भाजपा ने, लगा होगा कुछ उनको महिलाओं को महत्व देना है, आदिवासी को महत्व देना है, तो उन्होंने 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जोड़े, एक राज्यसभा सदस्य दुर्ग की सरोज पांडे को और एक बस्तर की लता उसेंडी को। इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिस ओहदे पर रमन सिंह अकेले थे, उस ओहदे पर अब 3 है। रमन सिंह का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में महत्व 1/3 रह गया है। जी। लेकिन मैं उनके वोट खराब करना नहीं चाहता, रमन सिंह अभी भी बड़े नेता हैं। शशांक, कोंडागांव का हाल बतलाओ आप। अभी मुख्य मुकाबला पहली नज़र में तो दोनों दिग्गजों के पीछे दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के परशुराम नेताम हैं, वो भी उपस्थिति कहीं दर्ज करा रहे हैं। अच्छा, इनमें थोड़ा सा लता उसेंडी, मोहन मरकाम तो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार करीब 2,500 वोट से ही जीत पाए थे। 2,500 बस, यानी 1,500 वोट अगर कांग्रेस का निकल के भाजपा में घुस जाता तो जय श्री राम था इनका। हाँ। अच्छा, तो अब लता उसेंडी, लेकिन उसके बावजूद ये सक्रिय तो रहे, बहुत जुझारू हैं, LIC एजेंट रहे हैं और गांव-गांव के भीतर उनके संपर्क हैं मोहन मरकाम जी के। और विवाद जैसे पहले छपते रहे, आते रहिए कि DMF वगैरह को लेके काफ़ी मुखर हो गए थे, अपनी सरकार विधानसभा में उठाए थे, अपनी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। फिर मुझको पता लगा किसी ने वहाँ कोंडागांव के इनके ज़मीनों के विवाद जो हैं उसका गट्ठा कागजों का इनको दिखाया, तो फिर DMF वाले मुद्दे से इनका थोड़ा आत्मा शांत हुई। ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ इस तरह की शिकायतें कलेक्टर के पास की गई हैं कि इन्होंने कॉलोनी बनवा रहे हैं, गैर आदिवासियों को ज़मीन बेच दी, इस तरह की शिकायत हुई है। जांच में भी लिया गया उसको, फिर वो मामला आगे बढ़ा नहीं।
यानी ये एक किस्म से कि चलो डीएमएफ को अलग रखो, तुम्हारे जमीन को विवाद को अलग रखो, इस तरह का कुछ हुआ है? उस तरह का कुछ हुआ होगा, एक कोई शांति वार्ता हुई होगी, क्योंकि जिनके खिलाफ मुहिम थे ना जिस अफसर को लेके, वो सम्मानजनक तरीके से रिटायर हुए। अच्छा। तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर आगे कोई बात नहीं बनी। खैर, लता उसेंडी के साथ ये है कि संगठन के प्रिय हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ। मेरी जानकारी ये है कि जैसे बाकी प्रत्याशियों को जो चुनाव फंड उपलब्ध कराया जाता है, पार्टी कराती है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा उपलब्ध कराया गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि महिला हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए अच्छा पूरी ध्यान भी दे रही संगठन की इसकी तरफ है। इन सब के बावजूद ये चुनाव हारी जरूर, लेकिन सेंट्रल में अलग अलग कमेटियों में रही हैं, तो थोड़ी सक्रियता। लेकिन कोंडागांव के वोटरों को ज़्यादा लेना देना रहता है कि आप कौन से कमेटी में दिल्ली में रही हो, क्या है, क्या लेना देना वोटर को उससे? नहीं, वोटरों को तो नहीं है, लेकिन चुनाव जो उनसे जुड़े रहते हैं बड़े लोग हैं, उनको मदद तो की है, करती रही हैं। वोटर को तो शायद लेना देना इससे रहता है कि नेता उनकी बात कितना सुनते हैं, कितना उपलब्ध रहते हैं। हम घर जाते हैं तो वो सोए रहते हैं कि जागे रहते हैं जी। मैं तो अभी कई मंत्रियों के बारे में इस बात को सुन रहा हूँ कि लोग उनसे मिलने उनके दिए हुए समय पे जाते हैं, वो 2-2 घंटा सोए रहते हैं, उठते नहीं हैं। अब हो सकता है वो वोटर के घर जाएं तो वोटर भी 2 घंटा सुतार मिले, न निकले घर के बाहर, ऐसा हो रहा होगा। मैं खुद एक ऐसे मंत्री के पास गया था, मेरा निजी काम नहीं था, अखबार की जानकारी लेने के लिए गया था, मुझको एडिटोरियल लिखना था। मंत्री जी 2 घंटे तक सोते रहे। मैंने उसका बुरा नहीं माना क्योंकि मंत्री जी के पिता मेरे दोस्त थे, मैं वापस आ गया। लेकिन बहुत सारे वोटर ऐसी चीज़ों का बुरा मानते होंगे जी। तो ये कोंडागांव का हाल हुआ जी। आप, लेकिन मैंने मोहन मरकाम को जितना 1-2 बार देखा है जी। तो मोहन मरकाम तो विनम्र हैं ही। जी। मैं पिछले मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ, मुझको ध्यान है, किसी विकास कार्यक्रम के दौरे में या जो उनका दौरा होता था ना हर जगह का, एक बार मैं उनके साथ गया था कोंडागांव, वहाँ मुझको लता उसेंडी भी मिली थी कार्यक्रम में, मंच पर थी। ये भी बड़ी विनम्र हैं बात करने में, उस तरह व्यवहार कुशल ये भी हैं। यानी मुझको लग रहा है कि मतदाताओं को लेकर दोनों मतदाताओं की शिकायत अभी मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि आदिवासी उम्मीदवार जितने दिख रहे हैं, हम जितना बात कर रहे हैं, इसमें विनम्र बहुत दिख रहे हैं। बिल्कुल। आदिवासियों में शायद विनम्रता जो है एक बुनियादी खूबी है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल। अगला हम सीट आते हैं नारायणपुर। नारायणपुर जो है धुर नक्सल इलाका है जी। नारायणपुर बहुत ही रिमोट इलाका है छत्तीसगढ़ का, एक ऐसा इलाका है देश का जहाँ पे पटवारी नक्शे भी शायद अभी तक नहीं है। गिने चुने इलाके हैं देश में जहाँ पटवारी नक्शे नहीं है, नारायणपुर उन्हीं में से एक है। पहले जब ये सब डिवीज़न रहता था तो यहाँ पर आईएएस अफसरों को प्रोबेशनर बनाकर भेजा जाता था, बाद में ये जिला बना। तो इस प्रदेश के बड़े बड़े अफसर जो कि बाद में चीफ सेक्रेटरी बने या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, ऐसे आईएएस अफसर नारायणपुर में बिल्कुल एसडीओ रह चुके हैं। बिल्कुल। वो नारायणपुर जो है, वहाँ से कौन कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनकी क्या हालत है, शशांक ज़्यादा बतलाएंगे। मौजूदा विधायक हैं चंदन कश्यप, हाँ, उन्हीं को टिकट प्रत्याशी बनाए हैं कांग्रेस ने, और भाजपा से पूर्व प्रत्याशी थे, मजबूत नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं केदार कश्यप उम्मीदवार हैं। आज इन सब के बीच में सीपीआई की इस बार दमदार मौजूदगी दिख रही है। ऐसा फुल सिंह करके एक कैंडिडेट है। ये आपको मालूम होगा पिछले 2-3 साल से ये इलाका ईसाई मिशनरियों के बीच और आदिवासियों के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ, चर्च जलाने जैसी घटनाएं हुई, यही पे हुई थी। वो जो पुलिस पे पथराव अगर जो बड़ा हुआ था, एसपी का सिर फूटा था, वो यही हुई, वो इसी जिले का था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं जी, और जो हिंदुत्ववादी ईसाई हैं जी या हिंदू संगठन है जी, उनके बीच टकराव वाला इलाका यही है, ज्यादा टकराव वाला इलाका। और कुछ जिलों में भी है लेकिन यहाँ ज्यादा टकराव दिख रहा है। एसपी का सिर कमी जगह फूटता है, लेकिन पुलिस ने जवाबी हमला नहीं किया था पथराव करने वालों पर। बहुत ठीक से हैंडल किया उस केस को, नहीं तो काफी बढ़ सकता था। हाँ।
तो खैर ये जो सीपीआई हाँ। फूल सिंह हैं, बाकी बारे में तो हम बात कर चुके हैं। ये जो ईसाई मिशनरियों के बीच में, खास करके जो मतांतरित जो आदिवासी समुदाय हैं, उसके बीच में अच्छे पकड़ रखने वाले। अच्छा। और अच्छी खासी संख्या है वहाँ। अच्छा। तो ये मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं कुछ का बस्तर को काफ़ी नज़दीक से देख रहा हूँ अभी, थोड़ा सा समझने का मौका मिल रहा है। कोंटा दंतेवाड़ा के बाद अगर कहीं ज़्यादा मजबूत और दमदार उपस्थिति दिख रही तो मुझे नारायणपुर में दिख रही है, सीपीआई की। अच्छा। चुनाव चिन्ह तो मिला नहीं, यानी सीपीआई की एक दिक्कत हो गई कि पार्टी कोई कागजी कार्रवाई चुनाव आयोग की समय रहते पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए सीपीआई के कैंडिडेट इस बार हंसिया और धान के चुनाव चिन्ह के बिना लड़ रहे हैं। और जो सीपीआई के यहाँ के कैंडिडेट आप बता रहे हैं फूल सिंह, इनके साथ दिक्कत यह है कि सामने एक पार्टी है जिसको फूल छाप पार्टी बोलते हैं, जिसका निशान कमल फूल है। ऐसे में ये फूल सिंह सीपीआई के हैं, सीपीआई नाम इनका ऐसा सुझाता है जैसा फूल छाप पार्टी के या कमल फूल के हैं। चुनाव शायद एयर कंडीशन है इनका, ऐसी कम्युनिस्ट को एयर कंडीशनर मिला है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है शशांक, अगर इनको एयर कंडीशनर मिला है तो पूरी जिंदगी में इस कम्युनिस्ट को बस यही एयर कंडीशनर मिलेगा। असल जिंदगी में कम्युनिस्ट को नहीं मिलता एयर कंडीशनर, इनको यही मिलेगा 15 दिन या 20 दिन जितने का है। बिल्कुल। तो ये एयर कंडीशनर छाप के नीचे सो सकते हैं, वही ठंडी है। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छी खासी मौजूदगी दिख रही है। अच्छा, इससे थोड़ा सा कांग्रेस के रणनीतिकार परेशान भी हैं, क्योंकि मतांतरित आदिवासी वोटर परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। तो उसका डैमेज कंट्रोल किस तरह हो, क्या हो, ज़्यादा टूटे ना, इसके लिए बाहर से भी लोग बुलाए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता कुछ प्रचार के लिए मिशनरियों से जुड़े हुए, बस्तर से। अच्छा, मिशनरियों से जुड़े हुए, तो वो मेरी जानकारी है। तो यानी कांग्रेस ने वहाँ ईसाई मिशनरियों से जुड़े हुए, बिल्कुल, चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोग लोगों को बुलाए हैं। तो अच्छा। डैमेज कंट्रोल इस तरह की कोशिश हो रही है। और अच्छा। जो ईसाई आदिवासियों के खिलाफ जो वहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं, जितने हिंदू संगठन हैं, उनके भी लोग वहाँ पे लंबे समय से 2-3 साल से छाए हुए थे। बिल्कुल। जिनको हम आरएसएस, वनवासी कल्याण आश्रम, बजरंग दल कहते हैं, ये लोग भी लंबे समय से छाए हुए हैं वहाँ पे। कुछ लोग तो जेल में थे, 2-3 महीने बाद छूटे हैं। हाँ, तो उसी हिंसा वगैरह की घटनाओं को लेके। बिल्कुल। तो और मुझको अगर सही याद पड़ रहा है, ये वही इलाका है क्या जहाँ से अपनी जमीन पे दफन ईसाई आदिवासी की लाश को निकाल के बाहर फेंक दिया गया था? इस जिले का है, दूसरे जिले का? इसी के आसपास का ही विवाद है। आसपास का ही है, यानी बस्तर में ही ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे ये बतलाइए मुझको, एक धार्मिक ध्रुवीकरण का आसार दिखता है क्या हिंदू और ईसाई का? अभी तो ऐसे ही दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ईसाई वोटों में अगर ध्रुवीकरण होगा तो वो तो 2-3 पार्टी में बंट सकता है। बिल्कुल। जैसा आप बतला रहे हैं, सीपीआई के फूल सिंह का इस इलाके में दखल है। अच्छा। ईसाई आदिवासियों में जी, उसमें जा सकता है, कुछ कांग्रेस में जा सकता है। पिछले चुनाव में उतना नहीं था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा दिख रहा है। इस बार पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बस्तर में आदिवासियों के ईसाई बनने को लेकर लगातार हिंदू संगठन वहाँ पर सक्रिय हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा ही था? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नारायणपुर ऐसे ही एक इलाकों में से है। बिल्कुल। केदार कश्यप का क्या हाल रहा इतने सालों में, 5 साल में? 5 सालों में बहुत ज़्यादा तो नहीं रहते थे, यही उनका घर तो आनंदम में है, रायपुर में, पाश कॉलोनी में। पॉश यानी सबसे पॉश कॉलोनी में। हाँ। और मेरे ख्याल से आनंदम इतना दूर भी है कि कोई 2 व्हीलर वाला भी उतना दूर जाने में थोड़ा सा हिचके, ऐसा? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है ना ये। लेकिन ये अपने इलाके में सक्रिय रहे और थोड़ा सा बलीराम कश्यप जी का नाम है। और बलीराम, थोड़ा सा आपको बता दूं, बलीराम कश्यप जी के कारण ना सिर्फ केदार को मिलता फायदा, दिनेश तो नहीं, लता को भी फायदा मिलता है। ऐसा? वो इसलिए क्योंकि कुछ हिस्सा पुराना भानपुरी इलाका का, हाँ। कुछ बेल्ट कोंडा गांव में भी आता है। अच्छा। तो वो जो बलीराम कश्यप का है, जिसको भाजपा के भीतर में पुराने नेता
मुरेश्वर राव गद्रे उनको ब्लैक डायमंड कहते थे। अच्छा। इनको लरंग साहिजी को। ऐसा? हाँ, तो उनका फायदा ये इनको मिलता है। और तो ये केदार वगैरह जो हैं छोटे डायमंड हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनके केदार के भाई जो हैं दिनेश कश्यप, ये सांसद रहे हुए हैं। सांसद रहे हुए हैं। एक तरह से परिवार का दबदबा तो रहा है। और ये इलाके में इनका ज़्यादा सक्रियता कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद इसलिए भी नहीं हो पाती है कि नक्सल खतरा रहता है इनके ऊपर। बिल्कुल, थोड़ा सा पिछले सालों में तो रहा है। हाँ। अब थोड़ा कम रही। हाँ, लेकिन जब तक ये मंत्री रहे केदार कश्यप, मुझको ध्यान है कार से नहीं जा पाते थे अपने इलाके में। बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर से ही जा पाते थे और जल्दी लौट के आ जाते थे। यही हाल महेश गागड़ा के साथ था। दोनों मंत्री महेश गागड़ा फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वो भी वैसे ही थे। केदार मुझको याद है ये पीएचई मिनिस्टर थे और स्कूल शिक्षा मंत्री थे, ऐसा ही था ना? बिल्कुल। ये वही केदार कश्यप हैं जिनके एक पीए थे जो स्कूल की लाइब्रेरी की किताबें वगैरह खरीदने में बड़ा भूमिका रहती थी, जिनके खिलाफ प्रकाशकों ने शिकायत की थी। 35% कमीशन वगैरह की। वही यही थे ना केदार कश्यप मिनिस्टर के। वो सबके साथ रहे, वो ब्रिजमोहन जी के साथ रहे और भी मंत्री कोई भी रहे, उस विभाग को खरीदारी को चलाने वाले एक ही व्यक्ति थे, सिंह थे। RN सिंह नाम से। जंगल के सिंह की तरह वही राज करते थे, मंत्री आते जाते रहते थे। बिल्कुल। अच्छा, तो केदार कश्यप को कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका कोई नुकसान होता है क्या इन बातों का कि वहां नहीं पहुंचती? बहुत ज्यादा उस तरह की बातें नहीं पहुंच पाती। ये हम ही लोग छेड़ रहे हैं चर्चा। बिल्कुल। अच्छा, अब अगली विधानसभा सीट है बस्तर। बस्तर जो है, पूरे के पूरे बस्तर को बस्तर नाम से जाना जाता है, लेकिन बस्तर नाम की एक विधानसभा सीट भी है, लोकसभा सीट भी है बस्तर नाम की। तो हम अभी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस से लखेश्वर बघेल ये हैं, भाजपा से मनीराम कश्यप हैं। मैं इन दो लोगों के नाम और छोटी मोटी जानकारी जानता हूं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। शशांक, क्या है बस्तर का हाल? जी, एक हमारा राज पार्टी से भी खड़े हुए हैं। अच्छा, उसका नाम भी लखेश्वर बघेल है। दो लखेश्वर बघेल हो गए हैं। जी। जैसा महासमुंद में जोगी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो शायद 6 चंदूलाल साहू ढूंढ के लाए थे, वो ऐसे ही था। बिल्कुल। उसके बाद के जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनका नाम चंदूलाल साहू था, तो जोगी जी भी 5 या 6 चंदूलाल साहू लाए थे। उसके बाद से सारे चंदूलाल साहू कहीं नहीं दिखे ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ से भाजपा के जो हैं ये हमारे राज पार्टी के भी लखेश्वर बघेल नाम है। अच्छा, कांग्रेस से हैं जो लखेश्वर बघेल, पिछले बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे। ऐसा 35,000 के आसपास के वोट थे। भाजपा ने इस बार थोड़ा नया चेहरा दिया है। जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं मनीराम कश्यप। जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो कि एक विधानसभा सीट से ज़्यादा होगी। हाँ, और अपन पहले भी बता चुके, दोनों नज़दीकी रिश्तेदार भी हैं कह के। हाँ। और इस बार थोड़े से लखेश्वर के बारे में, लखेश्वर बघेल के लेकर ग्रामीणों में ये चर्चा है कि पहले जैसा सक्रिय नहीं रहे, लोगों से मिलने जुलने, वैसे मिलनसार व्यक्ति हैं। थोड़ा संपन्नता ज़्यादा आ गई है क्या इनमें? उस तरह के चर्चा में तो रही है, संपन्नता तो रही है। नहीं, आप थोड़ा इस बारे में बोलने से कतरा रहे हो क्या लखेश्वर बघेल के बारे में? अगर इनकम टैक्स में एक मामला है भी, अगर मुझको ध्यान पड़ रहा है जी, तो रायपुर के कांग्रेस नेता गजराज पगारिया के पैसों से लखेश्वर बघेल के नाम पर ढेर सारी करोड़ों की आदिवासी जमीन खरीदी गई जी। इस मामले की शिकायत इनकम टैक्स से हुई जी। इनकम टैक्स ने इसकी जांच करके करोड़ों की जमीन लखेश्वर बघेल के नाम की जब्त कर ली जी। उसको गजराज पगारिया की, कांग्रेस नेता गजराज पगारिया की बेनामी संपत्ति माना इनकम टैक्स ने जी। इसके बाद कुछ इनकम टैक्स में अपील का लंबा चक्कर रहता है, मुझको नहीं मालूम है जी। लेकिन ये लखेश्वर बघेल वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमार राज पार्टी वाले लखेश्वर बघेल के नाम पे थोड़ी इन्होंने जमीन खरीदी हाँ, थी, यही थे ना? जी बिल्कुल। और इस बार भाजपा ने भी यहाँ ताकत झोंकी है। हाँ। और जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ा कैंडिडेट होता है, थोड़ा मुकाबला एक सीट से ज़्यादा तक उनका, ये मेरे ख्याल से इनके जिले में जो दूसरी सीट आती होगी वहाँ भी ये प्रचार करने जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ा होता है, विधायक से बड़ा होता है। अच्छा,
अब हम आते हैं जगदलपुर। जगदलपुर जो इन 12 सीटों की अकेली अनारक्षित सीट है। बिल्कुल। एक ही सामान्य सीट है जगदलपुर में, अनारक्षित सीट है, जहां से गैर आदिवासी लोगों को टिकट देने की परंपरा कांग्रेस और भाजपा दोनों में रही है। बिल्कुल, हमेशा से। जी। शायद ही कभी यहाँ आदिवासी को टिकट दी हो किसी ने, क्योंकि पूरा का पूरा बाकी बस्तर जो है आदिवासी इलाका है, सारी सीटें आदिवासी हैं, 11 सीटें। जी। ये अकेली गैर आदिवासी सीट है, सामान्य सीट है। इससे कांग्रेस और भाजपा, 2 कैंडिडेट के नाम मेरे पास में हैं, लेकिन शायद 1 दर्जन के आसपास 10, 11, 12 सीटें वहाँ पे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी दोनों की वहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो चुकी है जगदलपुर में। जी। क्या हाल है शशांक की इस सीट का? राहुल गांधी की तो सभा आज ही हुई है। आज हुई है? आज हुई, तो आज भी अच्छी खासी भीड़ थी। और दोनों पहले बता चुके हैं, दोनों उप महापौर रह चुके हैं। किरण देव, भाजपा प्रत्याशी किरण देव, हाँ, और कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल, ये दोनों महापौर रह चुके हैं वहाँ जगदलपुर के। अच्छा, कांग्रेस के रेखचंद जैन थे विधायक, उनकी टिकट काटकर जतिन जायसवाल को बनाया गया। अच्छा। तो इनकी टिकट पहले चरण की सारी 19 सीटें डिक्लेयर हो गई थी, 20 सीटों में से 19। इनकी टिकट जगदलपुर की रोक के रखे थे। एक ही सीट रुकी थी 20 में से, रुकी थी। तो इसको लेके काफ़ी विवाद हुआ, सर्वे कराना, ये कराना। मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो अपने किसी खास व्यक्ति मलकीत सिंह गेंदू को दिलवाना चाहते थे यहाँ से। वही सीट है? बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी अपनी अपनी पसंद थी। तो वहाँ कुछ सर्वे भी चला, फिर कुछ नेताओं के नाम थी। इसमें टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम ने थोड़ी सी बाजी मारी है। ऐसा? वो अपने समर्थक, वो अपने उनकी पसंद पर जतिन जायसवाल, ये टीएस सिंहदेव की पसंद है। जी। अच्छा। फिर बाद में उनको मुझको लगता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जब खुद ही कैंडिडेट बन गए, खुद ही लड़ने के लिए टिकट एक ठोक ले लिए, कैंडिडेट बन गए, तो बाकी सीटों पे उनकी आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई होगी। जब आप खुद ही लड़ने पे उतारू हो गए, अब दूसरे के बारे में क्यों नेतागिरी कर रहे हो? ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके अलावा मलकीत सिंह के साथ ये होगा कि अध्यक्ष लड़ रहे हैं तो जनरल सेक्रेटरी जो प्रभारी है, जिसको चलाना है, जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो वो एक कारण था कि उनकी टिकट रोक दी गई। तो वो अभी अपने नेता का प्रचार कर रहे हैं दीपक बैज का, कि संगठन चला रहे हैं? संगठन की जिम्मेदारी ज़्यादातर, संगठन देख रहे हैं। अच्छा, और कोई चीज़ जगदलपुर के बारे में? बड़ा मुद्दा, दोनों की बड़े नेताओं की सभा हो चुकी, पीएम और राहुल गांधी की, और बड़ा नज़दीकी मुकाबला है। क्योंकि यहाँ भाजपा में भी उतनी ही नाराज़गी है कि संतोष बाफना जा नहीं रहे हैं। हाँ, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। संतोष बाफना पिछली बार भाजपा के विधायक थे। बिल्कुल, पिछली बार नहीं, उस पहले विधायक, उसके पहले तो बुरी तरह हारे थे। हाँ, पिछली बार हारे थे, उसके पहले विधायक थे। इस बार फिर वो टिकट चाहते थे, भाजपा ने नहीं दी उनको। तो उन्होंने नाराजगी में कह दिया कि मैं जगदलपुर छोड़ के कहीं भी प्रचार करूंगा, आप कहीं भी ड्यूटी लगा दीजिए, मैं जगदलपुर नहीं जाऊंगा। ऐसा ही हुआ क्या? नहीं गए वो अभी तक? नहीं गए। ऐसा? अच्छा। तो फिर भी संगठन इनकी, चूंकि ये संगठन में उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? किरण देव। अच्छा। पार्टी इनको लगातार कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देती रही बस्तर के भीतर। तो इन्होंने ये मजबूत भी है। ऐसा? चलिए, यानी बस्तर की अकेली अनारक्षित सीट, इसका नज़ारा देखने लायक होगा, क्योंकि बस्तर से इन दोनों में से जो भी, दोनों तीनों 10 में से जो भी जीतेंगे वो गैर आदिवासी अकेले विधायक होंगे बस्तर के। बस्तर में एक बड़ा मुद्दा है, मैं बतलाऊं आपको। आदिवासी इलाकों में जब 5वीं अनुसूची कड़ाई से लागू करने की बात आती है, तो बस्तर में जो गैर आदिवासी लोग हैं, जिनमें ओबीसी के बहुत सारे लोग हैं, दूसरे जातियों के लोग भी हैं, उनको लगता है कि आदिवासियों के हाथ में अगर पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया तो इससे उनकी मनमानी शुरू हो जाएगी और गैर आदिवासियों को उस इलाके से भगा सकते हैं वो लोग। तो बस्तर में जितना बड़ा मुद्दा आदिवासियों के हक का है, 5वीं अनुसूची मांगते हुए, 5वीं अनुसूची को कड़ाई से, ईमानदारी से लागू करने की जो बात आदिवासी करते हैं, उतना ही
5वीं अनुसूची के कई प्रावधानों को लेकर गैर आदिवासी बस्तर के जो हैं वो उसके खिलाफ रहते हैं। बिल्कुल। एक बार आंदोलन भी हुआ है। आंदोलन भी हुआ था, एक लोकसभा चुनाव उसी में हुए थे, महेंद्र कर्मा जीते थे। हाँ, इनके विरोध में। हाँ, क्योंकि गैर आदिवासियों का उनको जबरदस्त समर्थन मिला। जबरदस्त, यानी बड़ा मुद्दा है ये राजनीतिक। अभी हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, किसी और मौके पर बस्तर में 5वीं अनुसूची की बात करेंगे, तब इस बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास 3 सीटें अभी बची हुई हैं। गला बैठ रहा है, कैमरामैन घड़ी दिखा रहे हैं, तो जल्दी ख़त्म करते हैं। यहाँ से दंतेवाड़ा जी, दंतेवाड़ा में कांग्रेस के छविंद्र कर्मा, जी, ये बस्तर के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के जो थे, जी, महेंद्र कर्मा, जिनको बस्तर टाइगर भी कहा जाता था, जो एक अभियान चलाते थे वहां पर नक्सलियों के खिलाफ। जी, सलवा जुडूम नाम का एक अभियान, जिसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से रमन सिंह 50% के पार्टनर थे। जी, रमन सिंह की पुलिस और महेंद्र कर्मा के सहयोगी मिलकर सलवा जुडूम चलाते थे। आदिवासियों को हथियार देकर रमन सिंह की सरकार ने एक ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जो अराजक हो गई थी, जिसने वहाँ के आदिवासियों को बड़ी संख्या में खदेड़कर प्रदेश के बाहर निकाल दिया था। जी, उस वक्त नक्सली मार रहे थे आदिवासियों को, सलवा जुडूम के लोग मार रहे थे, दोनों लोग अलग अलग गांव जला रहे थे। बड़ा तबाही का मंजर था। बिल्कुल। और यही वजह थी कि जब झीरम घाटी का हमला हुआ तो नक्सलियों ने ढूंढ ढूंढ के, छांट छांट के, नाम पूछ पूछ कर महेंद्र कर्मा को अलग से ले जाकर मारा था। उनका खास निशाना महेंद्र कर्मा पर था। उसके बाद पिछले चुनाव में महेंद्र कर्मा के परिवार से उनकी पत्नी देवती कर्मा, जी, उनको कांग्रेस ने लड़ाया था, ऐसा ही था। जी, बिल्कुल। और इस बार उनके बेटे जो हैं छविंद्र कर्मा, जी, उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। जी, यहाँ के बारे में और मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आप बतलाइए। जी। अब छविंद्र कर्मा चुनाव मैदान में हैं, परिवार के विरोध के बाद भी, मतलब सहमति में अंतिम में। भाजपा से चैतराम आरामी संगठन के नेता हैं। तीसरा यहाँ सीपीआई भी अच्छी खासी, अच्छा, भीमसेन है। पिछली बार महेंद्र कर्मा खुद भी तो एक समय सीपीआई में थे शायद। जी, बिल्कुल सीपीआई में थे। तो बहुत सारे शहरी इलाके भी हैं, नगरी इलाके, जैसे दंतेवाड़ा, गीदम, किरंदुल वगैरह। तो यहाँ सीपीआई के अच्छे जो ट्रेड यूनियन वगैरह हैं ग्रामीण रूरल इलाकों में, और शहरी बेल्ट में बीजेपी वगैरह के लोगों अच्छे खासे समर्थक हैं। पिछली बार उपचुनाव में, पिछली बार तो जीत गए थे भीमा मंडावी, उपचुनाव में हार गए थे उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी। हाँ, ओजस्वी मंडावी को ना टिकट दे के चैतराम आरामी को दे दिए। चैतराम, अब ओजस्वी बैठ गई इनके समर्थन में कर रही, तो थोड़ी अच्छी स्थिति में आ गई। यानी भाजपा के भीतर बगावत नहीं हुई, नहीं हो पाई, जो शुरू में दिख रहा था। और छविंद्र में वो संगठन जो माँ के लिए, माता जो देवती कर्मा के लिए स्वीकारिता थी, वो अब तक छविंद्र के नाम पे नहीं बन पाई। मुझको भी यही पता लगा है, जो शशांक बोल रहे हैं, कि देवती कर्मा परिवार की सबसे अच्छी उम्मीदवार थी, लेकिन वो उम्मीदवार इस बार खुद होकर नहीं बनी। बिल्कुल। उन्होंने खुद होकर पार्टी से कहा कि मैं अब लड़ना नहीं चाहती, आप मेरे बेटे को टिकट दीजिए। इस टिकट के लिए बड़ी कोशिशें हुई। मुझको कुछ अंदरूनी जानकारी है कि किस स्तर पर, कहाँ जाकर, किस तरह से टिकट हुई है, लेकिन मुझको भरोसे में रखकर ये बात बताई गई है, इसलिए मैं उसको यहाँ उजागर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन छविंद्र कर्मा के मुकाबले उनकी माँ देवती कर्मा को बेहतर कैंडिडेट यहाँ का माना जा रहा था। ठीक बात है शशांक? बिल्कुल। लेकिन ठीक है, माँ अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहती है, कब तक माँ लड़ते रहेगी? आपको ध्यान होगा सोनिया गांधी ने भी तो अपने बेटे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, ध्यान होगा आपको। तो उसी तरीके से देवती कर्मा ने छविंद्र कर्मा को अपनी सीट दी है। जी, यही था। बिल्कुल। पीसीसी की राय अलग थी, लेकिन एआईसीसी से ये टिकट लाने मुझको ध्यान है, मुझको मालूम है, अंदर की बात मुझको मालूम है कि दिल्ली में कहाँ से, किस स्तर पर देवती कर्मा ने कोशिश करके बेटे के लिए ये टिकट जुटाई है। बिल्कुल। मुझको अच्छा लगता अगर मैं किसी भरोसे से बंधा हुआ नहीं रहता और आपको वो पूरी कहानी बता सकता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महेंद्र कर्मा का परिवार आतंकियों के हाथ एक मौत झेल चुका है। महेंद्र कर्मा की, सोनिया गांधी का परिवार बिल्कुल आतंकियों के हाथों 2
2 मौतें झेल चुका है, 2 शहादत झेल चुका है। इनके भाई की अभी दीपक कर्मा की अभी डेथ हुई कोरोना से। हाँ, लेकिन कोरोना अलग है। जी जो आतंकियों के हाथ जो मौतें हुई है, जी ये दोनों परिवार जो हैं, इनकी 2 महिलाओं को बांधता है ये शहादत का ये सिलसिला। जी इससे जो अंदाज आप लगा सकें लगा लें। मैं अगली सीट पर आता हूं, जिसका नाम है बीजापुर। जी बीजापुर में कांग्रेस के विक्रम मंडावी हैं, भाजपा के महेश गागड़ा हैं, हमर राज पार्टी के अशोक तलांडी हैं और भी उम्मीदवार हैं वहाँ के। बीजापुर जो है ये भी नक्सल प्रभावित इलाका है। बिल्कुल। और दूसरी बात शशांक, मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि बीजापुर को लेकर एक शिकायत ये आई थी जी कि यहाँ के कुछ मतदान केंद्रों को जी उनके गांवों से जी 60-65 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। कुछ शिकायतें हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी नक्सल हत्या हुई है अभी किसी नक्सलियों ने। तो अभी मोटे तौर पे ये बता दे रहा हूँ, कांग्रेस से भी विक्रम मंडावी हैं जो मौजूदा विधायक है पार्टी ने, उन्होंने रिपीट किया है। महेश दोनों प्रत्याशी रिपीट हुए हैं भाजपा से पूर्व अच्छा, मंत्री। ये दोनों पिछली बार भी थे? पिछली बार भी थे। अच्छा, तो पहले ये बता दे रहा। और तीसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ कि अभी नक्सल हत्या होने के बाद, एक घटना होने के बाद थोड़ा माहौल रिमोट एरिया में डर सा बैठ गया है। हाँ, तो मतदान कितना होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें, हालांकि सारे प्रत्याशियों को सुरक्षा दी गई है प्रशासन की तरफ से। ये यहाँ पर कलेक्टर कौन है? कटारा? राजेंद्र कटारा। राजेंद्र कटारा है। मैं थोड़ा सा इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको जानकारी देता हूँ बीजापुर जिले की। बीजापुर के बारे में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ जो गांव हैं उन गांवों का मतदान केंद्र वहाँ से 100 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है। लोग कैसे जाएंगे 100 किलोमीटर वोट डालने के लिए? मैंने वहाँ के कलेक्टर राजेंद्र कटारा से बात की थी। राजेंद्र कटारा से मैंने पूछा कि क्या 100 किलोमीटर दूर आपने किसी मतदान केंद्र को कर दिया है? उन्होंने कहा नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, लेकिन 60-65 किलोमीटर दूर है। क्यों ऐसा किया गया? 60-65 किलोमीटर दूर कोई वोट डालने जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा जिस इलाके के गांव की आप बात कर रहे हैं उसके आसपास कोई भी सिक्योरिटी कैंप नहीं है हमारा, जिसके भरोसे पे हम वहाँ पर मतदान केंद्र खोल सकें। दूसरा उन्होंने ये कहा वो पूरा का पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में है। आप समझ लीजिए, हजारों वहाँ पर बाहर से सीआरपीएफ आई है, दूसरी पैरामिलिट्री आई है, बहुत बड़ी संख्या में। जी। शायद 45,000 बंदूकें वहाँ तैनात हैं सुरक्षा बलों की बस्तर में। लेकिन उसके बावजूद एक हिस्सा बीजापुर का जो है वो नक्सल कब्जे में है। ऐसे कब्जे में है कि सरकार मतदान केंद्र खोल ही नहीं सकती, मतदान पार्टी कोई नहीं भेज सकती। तो क्या करे? उसने जो सबसे सुरक्षित दिख रहा है 60 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मतदान केंद्र खोल दिया है। वोट डालने कोई आ सके तो आ जाए, ना आ सके तो ना आए। मैंने बस्तर के आईजी सुंदर राज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझको बताया कि ये नेशनल पार्क के पास का इलाका है, बीजापुर जिले का गढ़चिरौली लगा हुआ है वहाँ से, और इस सरहदी इलाके में पुलिस का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर नक्सली हिंसा को नहीं रोक पाएंगे। वहाँ पे मतदान करवाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी हिंसा हो सकती है। इन 2 वजहों से मतदान केंद्रों को दूर किया गया है। लेकिन मैं एक और चीज़ बतलाऊंगा अभी आपको अगले कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, मतदान केंद्र को 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। ये कलेक्टर ने भी मुझसे माना। उस टेलीफोन कॉल पे एक तरफ वो खांस रहे थे, एक तरफ मैं खांस रहा था। ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाया मैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और कुछ है शशांक आपके पास कहने को? यही है कि यहाँ से हमर राज पार्टी के अशोक तलांडी भी हैं। हाँ, तो ये सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। तो इस बार क्योंकि पहले जितने भी मुकाबले हुए ज़्यादातर सीधे होते थे कांग्रेस भाजपा, यहाँ कहीं ये भी दिख रहे हैं। ऐसा जी। चित्रकूट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से विनायक गोयल चुनाव लड़ रहे हैं जी। वहां से सर्ववादी दल ने भी शायद किसी
एक प्रत्याशी खड़े ईसाई किए। आदिवासी को खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी से भी उम्मीदवार हैं। क्या है चित्रकूट की स्थिति? ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जी। दीपक बैज को क्या सूझी? सांसद भी जी। हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। अब वही स्थानीय लोगों की शिकायत भी वही उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। जो राजमन बेंजाम थे मौजूदा विधायक, उनकी टिकट काट के उनको मिल गई, वो खुद ही लिए दीपक बैज। तो कुछ दिन तक असंतोष चला। ये कोशिश हुई कि राजमन बेंजाम निर्दलीय उतर जाए उनके समर्थकों का, लेकिन अंत में मामला शांत हो गया कि चलो अब समर्थन करना है। लेकिन ये बात आ रही है ग्रामीण इलाकों में अब तक कि पहले जैसी सक्रियता नहीं रही, खास करके जो सांसद बनने के बाद अपने विधानसभा में दीपक बैज की खुद की सक्रियता नहीं रही। अच्छा। जो बाजार वगैरह में होता है वहाँ इस बात की चर्चा रही। और भाजपा ने भी यहाँ टाका झोंकी है, नए कैंडिडेट है। ये बतलाइए मुझको, किसी ने मुझको कहा कि दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव को वहाँ भाषण देने बुलाया है। हाँ, बुलाया। ऐसा है क्या? बिल्कुल था, सभा थी चित्रकूट में उनकी सभा थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा है क्या कि ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से थोड़ा तिरछे चल रहे हैं? तिरछे चलना नहीं है, लेकिन ये बस्तर में पहले भी टीएस सिंहदेव प्रचार करते रहे हैं। अच्छा। हाँ, और घूम फिर के थोड़ा डिमांड थी कि सभा लें। और लिए भी बहुत एक चीज बतलाइए मुझको, दीपक बैज के नाम से मुझको याद पड़ रहा है, कुछ महीने पहले भाजपा ने ट्विटर पर एक पोस्टर डाला था बनाकर, जिसमें एक पादरी की पोशाक पहने हुए, चोगा पहने हुए दीपक बैज का चेहरा था। गले में बड़ा सा क्रॉस था, हाथ में शायद बाइबिल वगैरह लेके खड़े दिख रहे थे। तो भाजपा इनको क्यों ऐसा दिखा रही थी? ये कहना है कि ये आदिवासी ईसाई समाज से हैं। ईसाई धर्म मानने वाले हैं। क्योंकि कुछ बयानों को लेके इन्होंने आपत्ति की थी, कुछ इनको टिप्पणियों को लेके। लेकिन ये इन्होंने खुल के कभी कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं पहले भी एक चर्चा में यहाँ कह चुका हूँ, मैं दोबारा बतला रहा हूँ। जब दीपक बैज को मैंने फ़ोन लगाया इस बारे में और उनसे पूछा कि भाजपा आपके बारे में ऐसा पोस्टर बनाकर ये प्रचारित कर रही है कि आप ईसाई बन गए हैं, क्या ऐसा है क्या? तो उन्होंने भाजपा के बारे में कई बातें कही। मैंने सवाल को दूसरी बार पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ईसाई हैं? तो उन्होंने फिर दूसरी बातें कही। तीसरी बार जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने फ़ोन को काट दिया। उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जिसको मैंने उनसे इजाज़त लेकर रिकॉर्ड किया था। इजाज़त भी रिकॉर्डिंग में है, मैं उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लेकिन दीपक बैज के नाम से मुझको वो पादरी वाला पोस्टर याद आ गया और ये सब याद आ गया कि ये वहाँ पे ईसाई बनाने, धर्मांतरण, चर्चों को बढ़ावा देने का इनके ऊपर एक आरोप लगते रहा है पहले से। ऐसा है, और ये खुद मानते नहीं हैं कि ये क्या है। अब आप देखिए, आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सबसे ही दिलचस्प है, कोंटा। जैसे कोने में है, किसी को हम लोग छत्तीसगढ़ी में यहाँ पे कोंटा बोलते थे, कोने को ऐसे ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ऐसा कोंटा है, आखिरी में कोने में है, 12 की लिस्ट में। नक्शे का नहीं मालूम मुझको। यहाँ से कांग्रेस के सबसे दिलचस्प कैरेक्टर जो हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे दिलचस्प किरदार, कवासी लखमा, बार बार जीतने वाले आदिवासी नेता हैं। ऐसे आदिवासी नेता हैं जो अपनी आदिवासी संस्कृति को छुपाने की कोशिश नहीं करते। ये सार्वजनिक रूप से भी कभी पीने बैठ जाते हैं। ये किसी दूसरे बीड़ी पीते हुए व्यक्ति से अपनी बीड़ी लगा के सुलगा लेते हैं। ये कहीं नाचने लगते हैं, कहीं गाने लगते हैं। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से किसी कागज पर दस्तखत कर पाते हैं। विधानसभा में ये मंत्री रहे 5 साल, बड़े विभागों के, आबकारी विभाग और इंडस्ट्री, 2 के मंत्री रहे। इनके जवाब देने की बारी जितने बार आती थी विधानसभा में, मोहम्मद अकबर या दूसरे कोई मंत्री जवाब देते थे। विपक्ष भी मान लिया था, इनको दादी बोलते हैं लोग मोहब्बत से, सभी पार्टियों के लोग। विपक्ष भी इस बात को मान लेता था कि ये पढ़ नहीं पाते, ये बोल क्या सकेंगे, ये जवाब को भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो ठीक है। अब ये जैसे बच्चों के खेल में रहता है ना, मैं जब अपने उम्र से बड़े बच्चों के बीच खेलता था तो मुझको दूध भात बना देते थे कि मैं आउट नहीं होऊंगा।
कुछ ऐसा ही कवासी लखमा के साथ विधानसभा में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको परेशान नहीं करते हैं लोग, बिल्कुल, हाँ। इनको रियायत दे देते हैं, एक तरह से रियायत ही मिलती है। इनकी जगह दूसरा मंत्री पढ़ता है, ये बैठे भी रहते हैं तो भी लोग मुद्दा नहीं बनाते, हल्ला गुल्ला नहीं होता ज़्यादा। ऐसे रियायत प्राप्त व्यक्ति हैं, आदिवासी हैं, बहुत सरल हैं। लेकिन ऐसा वहाँ की चर्चा ये है कि इस बार जगह जगह कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश को मतदाता खदेड़ रहे हैं, ऐसी चर्चा है। ये एक्साइज मिनिस्टर रहे हुए हैं। एक्साइज मिनिस्टर आमतौर पर संपन्न हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। आरटीओ मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर, ये विभाग ही ऐसे रहते हैं। वहाँ से कवासी लखमा के खिलाफ भाजपा ने स्वयं मुक्का को खड़ा किया है। सीपीआई के मनीष कुंजाम बिना सिंबल के खड़े हैं। वहाँ से सर्व आदि दल, ये बड़ा दिलचस्प है, वहाँ के चनाराम जो हैं वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। सर्व आदि दल में बतलाऊँ आपको, ईसाई समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति हैं अरुण पन्नालाल। उनका एक इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था। अरुण पन्नालाल जब बस्तर में आदिवासी ईसाइयों पर जुल्म होते हैं तो ये वहाँ जाके उनके हक के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस जुल्म के मामले उठाते हैं। ऐसे हैं अरुण पन्नालाल। उन्होंने ईसाई बने हुए आदिवासियों का एक संगठन बनाया है जिसका नाम है सर्व आदि दल। ये रजिस्टर्ड पार्टी बनाई है उन्होंने। बिल्कुल। इसको निशान भी कुछ मिला है जी। तो ये सर्व आदि दल जो है, ये अरुण पन्नालाल इसके एक प्रमुख व्यक्ति हैं और बस्तर में ईसाई बने हुए आदिवासियों के लिए यह संगठन काम करता है। क्या है शशांक कोंटा की स्थिति, बतलाएं। जैसे कवासी लखमा और बाकी पर तो चर्चा हो चुकी है। इसमें जो हरीश लखमा हैं, कवासी लखमा के बेटे, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ऐसा जी। और जगह जगह विरोध की बात आ रही है, तो वो आजकल क्या हो, सोशल मीडिया के कारण लोगों में रिमोट एरिया में भी जागरूकता आई है। ऐसा लोग तो विकास को लेके, नौकरी को लेके सवाल जवाब तो कर रहे हैं। ये जो 2-3 जगह की घटना आई हैं, बड़े कुछ लोगों का कहना है कि वो रिमोट एरिया है छिंदगढ़ के आसपास का, जहाँ सीपीआई के लोगों ने सभा के बाद ऐसा उनके साथ कहा, सवाल नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट नहीं, वहाँ सड़क नहीं, युवा है। तो ठीक है, हुआ तो हुआ है, नौकरी भी मांग रहे हैं अभी हर सीट में। बिल्कुल, हर विधानसभा क्षेत्र में बस्तर में आदिवासी अब केवल पानी नहीं मांग रहा, बिजली नहीं मांग रहे, अब नौकरी भी मांग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें अब इस बार थोड़ा सा असहज इसके लिए, ऐसा पहले नहीं हुआ था उनके साथ। ठीक है, अब वो हुआ है। अच्छा, यहाँ सीपीआई से मनीष कुंजाम हैं, जो पूरे इस बार पहले की तुलना में मैं ज़्यादा सक्रिय देख रहा हूँ। हाँ। काफ़ी हैं। हाँ। हालांकि उनके साथ बड़ी घटना ये हुई, मतलब उनके दल के साथ कि चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया। हाँ। तो एसी उनके पास भी शायद एसी है। हाँ। चुनाव चिन्ह। मनीष भी इतने ही 15 दिन ही एसी में सोएगा, बाकी तो कभी मनीष को मिला नहीं है एसी। और इन सब के बीच में सर्व आदिवासी दल से चनाराम खड़े हुए हैं। तो चनाराम तो मुख्य रूप से कुछ प्रभाव डालते दिख रहे हैं। ऐसा? हाँ, मतलब ईसाई आदिवासी समाज के भीतर, खास करके सुकमा के आसपास कुछ हैं, तो उसके बीच में ये थोड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। हमेशा होता ये है कि बस्ता आप देखेंगे कोंटा के जो चुनाव हैं, सीपीआई रिमोट एरिया तक सीमित रह जाती थी। हाँ। स्वयं मुक्का मतलब भाजपा शहरी इलाके में रह जाते थे। हाँ। और ये तीनों जगह से, सब जगह से वोट पाके जीत जाते थे। 3 प्रमुख ब्लॉक हैं, कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा, सभी जगह से मिल जाते थे। अच्छा, कोंटा के 50% से अधिक सरपंच इन्होंने, वो कांग्रेस के हैं। कोंटा में थोड़ी नाराजगी सरपंचों को लेके स्थानीय स्तर पे तो आई जाती है पंचायत, क्योंकि जिस पार्टी के लोग वहाँ पे लोगों को परेशान करते होंगे, पैसा खाते होंगे, उसके नाराजगी आ जाती होगी। अच्छा, स्वयं मुक्का के साथ ये है कि ये पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये सलवा जुड़ुम के नेता थे, शिक्षक टीचर थे। इनके पिताजी बैकग्राउंड ये है कि इनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं। एक बार शायद निर्दलीय रहे, एक बार कांग्रेस से रहे, बहुत पहले की बात है। तो इनके वो जो अपन चर्चा कर रहे थे कि
अग्निवेश या उस तरह के मामले बड़े उस पर। देखिए, मुझको ठोस जानकारी मिली है स्वयं मुक्का के बारे में। ये सलवा जुडूम के एक बहुत ही आक्रामक कार्यकर्ता थे, नेता थे उसके, सलवा जुडूम के। और जिस वक्त दिल्ली से बहुत सारे प्रोफेसर यशपाल भी थे, शायद स्वामी अग्निवेश थे, ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे बस्तर। उनके ऊपर हमला जो हुआ था उनमें स्वयं मुक्का शामिल थे, ऐसी चर्चा है कि नहीं, मुझको ठीक से सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है। ये भाजपा के प्रत्याशी हैं भी यहाँ पे। मनीष कुंजाम जो हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 2 बार विधायक रह चुके हैं, बाद में कई बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, उन्होंने चुनाव भर आ रहे हैं, हिम्मत कायम है पूरी तरह से। ठीक है ये बिल्कुल। मुझको ध्यान है कि अभी एक टीवी चैनल के स्टेज प्रोग्राम में कवासी लखमा ने मनीष कुंजाम को लेके बड़ी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। कहा था नेता थोड़ी है, वो दलाल है, दलाल। और चैनल ने उसका कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। मुझको हैरानी है इस बात की कि हमारे मंच पे आए कि कोई किसी को गाली बके तो हमारी जिम्मेदारी होती है गैर मौजूद व्यक्ति को उसकी इज्जत को बचाने की, वो नहीं किया था उसने। खैर उसको छोड़िए। मैं जो दूसरी बात कह रहा था, जो पिछली सीट पर बीजापुर के बारे में मैंने कहा कि पोलिंग बूथ को दूर ले जाया गया, मुझको कोंटा के बारे में ऐसी शिकायतें मिली है। मैंने ऐसे वीडियो वहाँ के देखे, लोगों का धरना कलेक्ट्रेट में वहाँ पे देखा है, जिसमें आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका गांव जो कि सिक्योरिटी कैंप के पास में है, उनके पोलिंग बूथ को 20 किलोमीटर दूर ले जाके फेंक दिया गया है। जो सिक्योरिटी कैंप के पास का गांव है उसका पोलिंग बूथ 20 किलोमीटर दूर ले जाके फेंक दिया गया है, ऐसा आदिवासियों का कहना है। उनका स्पष्ट आरोप है कि ऐसे कई गांव जो कि सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े मजबूत समर्थक थे, उन गांवों से कवासी लखमा मंत्री ने अपने प्रभाव का उपयोग करके ऐसे पोलिंग बूथ बाहर फेंकवा दिए। मैं नहीं जानता कि प्रशासन ने कवासी लखमा के कहा है कि किसी सुरक्षा खतरे से कहा है, कि चुनाव आयोग ने प्रशासन से पूछा या नहीं पूछा, मुझको अधिक नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये कोंटा 12 कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी हो रही है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और बतलाना चाहता हूँ कि बस्तर में 450 गांव ऐसे थे जहाँ पे पोलिंग बूथ नहीं खुल पाए थे कभी, 450 गांव। अभी वहाँ 151 ऐसे गांव रह गए हैं, बाकी करीब 300 गांवों में इस बार नए पोलिंग बूथ खुले हैं। 123 गांव ऐसे हैं जिनमें आज़ादी के बाद से इस बार पहली बार लोग अपने गांव में वोट डालेंगे। छोटी कामयाबी नहीं है, नक्सल हिंसा खत्म नहीं हुई है बस्तर में, लेकिन ये छोटी सी एक सकारात्मक बात है। सरकार को गाली देना, चुनाव आयोग को गाली देना तो आम बात है। इन दोनों के मेहनत से, सुरक्षा बलों के, प्रशासन के, चुनाव आयोग की मेहनत से, अगर 123 गांवों के लोग पहली बार अपने गांव के मतदान केंद्र में वोट डालेंगे, आज़ादी की 5 सदी बात है, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग ज़्यादा वोट डालेंगे। शशांक, हमको कोई अंदाज लगाना चाहिए कि नहीं इन 12 सीटों पे किसको कितने सीट मिलेगी, किसका क्या होगा, अंदाज लगाएं कि नहीं लगाएं? अभी लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि अब हाँ, पहले छोटे छोटे दलों की भी अभी भूमिका दिख रही है। थोड़ा पोलिंग कितने हो जाता है, ये लग जाता है, ये सब चीज़ें। मैं आपको एक छोटा सा बतलाता हूँ अंदाज। शशांक नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ। आप इतनी देर से देख रहे हैं तो आपको आखिर में जाके खाने के बाद की रसमलाई किस्म का कुछ मिलना चाहिए इस चुनाव चर्चा के आखिर में। बस्तर की 12 सीटें हैं। मैंने वहाँ कुछ पत्रकारों से पूछा है जो लगातार वहाँ पर काम करते हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं बतलाता हूँ। मेरे पास नाम भी हैं सीटों के, लेकिन मैं नाम आपको नहीं बतला रहा हूँ। मैं ये बतला रहा हूँ कि 12 सीटों में से 4 पे भाजपा की जीत के आसार उन्होंने बताए हैं, 4 पर कांग्रेस की जीत के आसार बताए हैं, और 4 सीटों पर टक्कर बताई है। क्या ऐसा एक अनुपात हो सकता है शशांक, अगर नामों पे न जाएं तो? हो सकता है, हो सकता है। 4 कांग्रेस, 4 भाजपा, 4 अनडिसाइडेड, ऐसा एक अनुमान मुझको मिला है। मुझको लालच बहुत हो रहा है मैं इन सीटों का नाम आपको बतलाऊं, लेकिन मैं, शशांक ने कहा है, मैं शशांक की बात को काटता नहीं हूं। तो मैं आपको 4 सीटों के नाम वो बतला रहा हूं जिनमें टक्कर है। उसमें से एक है जगदलपुर,
एक है कांकेर, एक है चित्रकूट, एक है केसकाल। अब इन 4 सीटों के बारे में बस्तर के जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका अंदाज है इन 4 पे फाइट है। बाकी 8 सीटें जो हैं उसमें से वो आधा आधा दोनों को बांट दिया है, बंदर बांट उन्होंने कर दी है। क्या होता है ये हमको पता लगेगा 3 दिसंबर को, ऐसा ही 3 दिसंबर को, बिल्कुल 3 दिसंबर को जी। 3 दिसंबर को आपको याद है क्या महत्व का दिन है? 3 दिसंबर को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से गैस लीक हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में उस दुर्घटना में हजारों लोग मारे गए थे, वो 3 दिसंबर था। ठीक है, चलिए बहुत सारी इधर उधर की बातों के साथ हमने बस्तर की 12 सीटों पे बातें की है। बची हुई 8 सीटें जो कि राजनांदगांव और कवर्धा जिले की हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों में इसका लिंक बांटिए और नीचे टिप्पणी लिखिए कि आपको कैसा लगा ये। आज मैंने रोज के मुकाबले शशांक को थोड़ा ज़्यादा बोलने दिया है आपकी फरमाइश पर। 2-3 दिन के बाद ही 7 तारीख को मतदान है, वोट डालना मत भूलिएगा। हम इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आपके भीतर चुनाव को लेकर एक दिलचस्पी हो, जागरूकता आए। आपको बताऊं मैं, वोट डालने वाले लोगों से चुनाव नहीं होता है, जो लोग घर बैठे रहते हैं उनसे चुनाव हो जाता है। अच्छा उम्मीदवार चुनना हो, अच्छी पार्टी को चुनना हो तो बाहर निकलिए, वोट डालिए। फिर मिलते हैं।